हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा आधुनिक भारत के इतिहास में कि भारत में कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत में पहले आए। तो हमने वहां पे देखा कि सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी भारत में आया, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया। अब वहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में जब यहाँ पे भारत आए, जो पुर्तगाल लोग भारत में जो व्यापार करने के लिए आए, तो उनका यहाँ पे कौन कौन सा शासन का स्वरूप रहा, यहाँ पे उनका मोटिव क्या था, किस प्रकार से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारत में है से संचालित किया, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1498 ईस्वी में आया था और उसमें जो वास्को डिगामा जो थे वो 17 मई 1498 ईस्वी को, डेट आप लोग याद कीजिए, 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कालीकट बंदरगाह आज वर्तमान में जो कोचीन, जिसे हम जानते हैं कोचीन के नाम से जानते हैं, वर्तमान में केरल राज्य में है। आप सभी को पता है केरल राज्य की कैपिटल कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, और केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तो इस प्रकार से सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली थे, वे भारत में कहाँ पे आए थे, कालीकट बंदरगाह में आए थे। कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है, केरला में है, और केरला का जो मुख्यमंत्री है वो पिनरई विजयन है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए वहाँ का जो शासक था वो भारत में है से व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ के लोगों को भारत में भेजता था। तो इसी क्रम में वहाँ का जो शासक थे, पुर्तगाल के एक शासक थे, उनका नाम था मैनुअल प्रथम। उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे जितने भी पुर्तगाली थे उनको ऐसे ये प्रोत्साहित करते थे कि आप भारत में जाइए, व्यापार कीजिए, उनको आर्थिक इकोनॉमिक तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाता था। तो इसी संदर्भ में वे अपना यहाँ पे अधिकारी जो भारत में है वो ऐसे अपना एक अधिकारी अपॉइंट करते थे और उसी अधिकारों को यहाँ पे ऐसे एक गवर्नर के तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे जो पुर्तगाली वायसराय, आप सभी को पता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी में है से वायसराय का पद बहुत प्रचलित रहा है। 1858 में जो 1858 का कानून आया, उसके बाद जो वायसराय का जो पद है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। अब ये जो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय, ये जो प्रथम जो थे, इनका नाम था अल्मेड़ा। तो पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को अपना प्रथम गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया, तो किसको किया था, अल्मेड़ा को किया था। किसको किया था, हमने कल अपने पिछले वीडियो में देखा कि अल्मेड़ा है से पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर थे। कब बनाया गया था इनको, 1505 ईस्वी में किया गया था। अब ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर है कौन थे, अल्मेड़ा थे, और कब बनाया गया था, 1505 ईस्वी में बनाया गया था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। मतलब एक प्रकार से इनको वास्तविक न्यू माना जाता है कि भारत में पुर्तगाल का जो व्यापार है, व्यापार को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अल्फांसो द अल्बुकर्क रहा है। इनका जो नीति था, इनका जो नेतृत्व करने का जो गुण था, जिनके चलते भारत में जो व्यापार है पुर्तगाली का वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। अब किस प्रकार की ये पॉलिसी अपनाते थे, पहला जो पॉलिसी अपनाते थे कि सबसे पहले इनकी जो संख्या था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम था।
भारत में जब बहुत कम था तो वो क्या करते थे कि एक पॉलिसी अपनाए थे कि भारतीय नारियों के साथ शादी करके ऐसे यहाँ पे अपनी जनसंख्या बढ़ाना था, जिसके कारण से भारत में अपना जो है से इनका जो है से व्यापार, ये जो व्यापार है इसको है से बढ़ावा दे सके। अब ये है से सैनिक दृष्टि से भी, मतलब सेना के दृष्टि से भी इनका जो नेतृत्व था, इनका जो पावर था वो अधिक था। ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है वो भारत में कब आए थे? भारत में ये 1509 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले जो यहाँ पे जब पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली जब आए तो व्यापार करने के लिए आए, तो व्यापार करने के लिए आए तो इन्होंने अपना फैक्ट्री है से खोला, क्योंकि जब तक फैक्ट्री नहीं खुलेगा तब तक उन लोग व्यापार को अपना कैसे संचालित कर सकते हैं। तो पहला जो व्यापारिक स्थल है, पहला व्यापारिक स्थल जो कोचीन है, कोचीन आप सभी को पता है। आप कितने लोग आप लोग कोची का नाम जानते हैं? कोची जो अभी एक बंदरगाह है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो है से केरल में पाया जाता है, और ये बहुत ही फेमस बंदरगाह है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें एक करंट अफेयर्स भी है। कोची जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को पूरी तरह से सोलर पैनल से संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में ये पूछा है कि भारत में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसकी सारी गतिविधियां सोलर ऊर्जा से की जाती है, तो वो कौन सा है? कोची बंदरगाह है। अब यहाँ पे जो व्यापारिक स्थल आए, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जैसे वहाँ पे हम सभी जानते हैं कि भारत में उस समय जब पुर्तगाल आए 1498 में, 1498 के बाद जब भारत में धीरे धीरे ये है से अपनी व्यापारिक गतिविधियां को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ठीक उसी समय भारत में मुगलों का आगमन हुआ। यहाँ पे भारत में जो शासन है वो मुगलों का आधिपत्य के अधीन आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे अधीन आ गया तो धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति बाहर में, जैसे अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के तौर पे अगर आप कहीं पे काम करने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। वहाँ का जो शासक है उससे अनुमति लेनी पड़ती है कि भैया हम यहाँ पे है से व्यापार चलाना चाहते हैं, हमको अनुमति दीजिए। वो सरकार पे निर्भर करता है कि उसे हम लाइसेंस दें कि नहीं दें। लेकिन उस ज़माने में भी घूस का ज़माना था, जो जिसको जितना खिलाता था उतना है से यहाँ पे अनुमति मिल जाता था। इन लोग क्या करता था, जितना भी पुर्तगाली गवर्नर था, इन लोग वहाँ का जो शासक जैसे अकबर, जहांगीर, इन लोग क्या करता था कि उनको ऐसे पैसा दे के ऐसे करता था कि हमें यहाँ पे अनुमति दीजिए। क्यों? व्यापार करने के लिए अनुमति देना। तो अब इन लोग क्या करता था, ठीक है हम आपको अनुमति देंगे, लेकिन इसके बदले आपको हमें कर देना होगा, टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे जो था सबसे पहले, अब हम लोग क्या पढ़े, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में आए थे। कहाँ पे आए थे? कालीकट में आए थे। यहाँ से जाने के बाद जब वास्को डिगामा भारत से वापस जा रहे थे तो वो एक जहाज में सूती कपड़ा और साथ साथ में जो मसाला होता था, मसाला का एक पूरा खेप लेके गया। और इतिहासकार ये मानते हैं कि जो वो खेप और मसाला लेके गए थे, भारत में वो जितना दाम लगाए थे उसका 60 गुना दाम पे वहाँ पे बेचे। एक बार फिर 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत फिर वापस आया, और उस समय कालीकट का जो राजा थे उनका नाम था जमोरिन। उनका नाम था क्या? जमोरिन। याद रखिए, कालीकट के राजा का नाम वास्को डिगामा के दोबारा आने के समय जमोरिन नाम था। अब ये दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिद्वंदी स्टार्ट हो गया। अब ये दोनों हैं से, ये वास्को डिगामा कालीकट में अधिकार जमाना चाहता था, जमोरिन उसे वहाँ से हटाना चाहता था। अब दोनों के बीच में क्या हुआ, क्लेश हुआ। अब जब ये धीरे धीरे क्लेश हुआ तो उसमें है से पुर्तगालियों का है से विजय हुआ। पुर्तगाली की जो सबसे बड़ी ताकत थी उस समय, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो नौसेना थी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि उस समय उनको समुद्र में कोई हरा ही नहीं सकता था। पुर्तगाल जो सेना थे वे नौसेना में बहुत ही दक्ष थे और बहुत ही मजबूत थे। उन्हें नौसेना में
हराया ही नहीं जाता था। यहाँ तक कि जो मुगल सेना का जो नौसेना था वो भी पुर्तगाल के नौसेना के सामने कमज़ोर था। अब ये है से पूरा आज का जो हम लोग का जो बंगाल है, यहाँ पे जो है हम लोग का ये जो एरिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी, यहाँ पे इस जगह बे ऑफ बंगाल, ये पूरा एरिया में, ये पूरा जगह में जो है पुर्तगाल है से कब्जा कर लिया था। और ये पूरा व्यापार है से इधर से चलाता था, तो इनकी जो है मुनाफा बहुत ज़्यादा होती थी। अब इन लोग क्या करने लगा कि धीरे धीरे बाद में है से इन लोग एक फितोरिया टर्म आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है से फितोरिया के बारे में पूछा जाता है कि फितोरिया क्या है। फितोरिया एक ऐसा स्थान है, जैसे यहाँ पे क्या है फितोरिया एक व्यापारिक अड्डा होता है। फितोरिया क्या होता है? व्यापारिक अड्डा होता है। आने की इन लोग जब पुर्तगाल यहाँ पे भारत में आए तो वे लोग ऐसे समझिए, इसको अड्डा मतलब स्टेशन, अड्डा मतलब एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, दूसरा स्टेशन से तीसरा स्टेशन, मतलब एक प्रकार से इन लोग ऐसे क्या किया, चेन सिस्टम से बना दिया। चेन सिस्टम मतलब कि पहला यहाँ पे अगर ए है तो सब सारा क्या है, ए है से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो इन लोग पूरा जितना भी वहाँ पे समुद्री इलाका था, समुद्री इलाका में इन लोग क्या किया कि पूरा है से इन लोग अपना एक चेन बना दिया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे व्यापार होता था, बी है तो बी में व्यापार होता था, सी है तो सी में व्यापार होता था। तो एक प्रकार से ये पूरी तरह से पूरी जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इन सारे जगहों में इन लोग है से फितोरिया नामक जगह का है से स्थापना शुरू कर दिया। फितोरिया क्या होता है? फितोरिया एक व्यापारिक अड्डा होता है जहाँ पे पुर्तगाली अपना व्यापार संचालित करते थे, अपना सामान को एक जगह से दूसरे जगह, जैसे वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस कि हम कोई भी सामान का है से कहीं पे इकट्ठा करते हैं, तो इस प्रकार से जो इकट्ठा करते हैं वहीं पे है से ये उसी को है से हम लोग फितोरिया के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, फितोरिया क्या है? फितोरिया एक व्यापारिक अड्डा है, एक व्यापारिक अड्डा स्थल है। अब दूसरा जो टर्म आता है पुर्तगालियों के संदर्भ में, कॉटेज व्यवस्था। जब भी पुर्तगाल से पुर्तगाली जो है यहाँ पे जब भारत में आए तो इन लोगों ने क्या किया कि कॉटेज व्यवस्था लागू किया। कॉटेज व्यवस्था क्या था? कॉटेज व्यवस्था दरअसल था कि भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को लाइसेंस लेना पड़ता था। जब यहाँ पे पुर्तगाल आए, हम पहले बताएं कि पुर्तगाल नौसेना के पक्ष में बहुत ही मजबूत था। अब जितने भी भारतीय नौसेना के जहाज़ थे, उनके जो कैप्टन थे, जो शिप जो चलाते थे, उनको ऐसे पुर्तगाली से लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस, कि अगर आप अरेबियन सी में अपना जहाज़ को चलाना चाहते हैं तो आपको पुर्तगाली से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस के तौर पे उन्हें क्या दिया जाता था? पैसा दिया जाता था, मनी दिया जाता था। तो एक प्रकार से दो टर्म हम लोग का यहाँ पे आया। फितोरिया, फितोरिया क्या है? एक व्यापारिक अड्डा स्थल है। कॉटेज व्यवस्था क्या है? कॉटेज भारतीय जहाज़ों के कप्तानों के द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त किया जाता है पुर्तगालों से, उसी को हम लोग कॉटेज व्यवस्था कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो पुर्तगालियों है, जब पुर्तगाली जब यहाँ पे आए, इतिहासकारों का मानना है, वैसे तो उन लोग आए यहाँ पे व्यापार करने, वैसे तो इन लोग यहाँ पे आए व्यापार करने, लेकिन इनका जो मुख्य निहितार्थ था, जो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की प्रचार करना, ईसाई धर्म की प्रचार करना, ईसाई धर्म की प्रचार करना। तो इस प्रकार से जब ईसाई धर्म की प्रचार करना, तो यहाँ पे इन लोग अपने साथ जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल अपने साथ बहुत सारे ईसाई व्यापारी, ईसाई यहाँ पे जो पादरी थे उनको भारत में लेकर आए। ईसाई जो विद्वान थे यहाँ पे भारत में लेकर आए, ताकि वो क्या करें कि यहाँ पे
जो ईसाई धर्म है भारत में आके प्रचार करे। अब किस तरह से इन लोग प्रचार करता था, इन लोग ऐसे जितना भी मिशनरीज होता था, मिशनरीज आप सभी समझते हैं कि इन लोग ऐसे क्या करता था, सोशल वर्क किया करता था। सोशल वर्क किस प्रकार से, उन लोग ऐसे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पे कहीं बना देता था, हॉस्पिटल कहीं बनाता था, कहीं पे ऐसे ठहरने की व्यवस्था करता था, स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था काम करता था। तो इन लोग सोशल वर्क के जरिए, सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी धर्म को ऐसे प्रसारित कर रहे थे। कौन कर रहे थे, भले ही यहाँ पे दिख रहा है कि इन लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वास्तविक में इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म की प्रचार करना। क्या था, ईसाई धर्म की प्रचार करना। अब जैसे जब हम लोग ये जाने कि पुर्तगाल भारत में बहुत ही सशक्त थे नौसेना के पक्ष में, तो फिर आखिर क्या कारण था कि बाद में ये हार कर, मतलब ईस्ट इंडिया जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनसे हार गए और इनका अस्तित्व भारत में ख़त्म हो गया। कि बाद में पूरा 200 साल 250 साल अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया। तो आखिर इनका जो शासन और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का स्वरूप है, दोनों के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है। इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद, और वो भी पहला बार में ऐसे इन लोग आया था भारत। अब जो पहले आएगा उनकी स्थिति तो मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जो स्थिति है मजबूत नहीं था। लेकिन ऐसा कौन सा कारण था कि ये ऐसे बाद में इनका जो अस्तित्व भारत में है धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया, जब यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया, जब यहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया। तो इन सारे कंपनियों में केवल एक बाद में सर्वे सर्वा हुआ, तो कौन हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ और ये जो पुर्तगाल जो है, ये दोनों का बीच में एक शासन का स्वरूप बस केवल ये डिफरेंस था कि इनका जो नेतृत्व था, इनका जो नेतृत्व जो यहाँ पे इनका जो लीडरशिप करने का तरीका था, इनका जो लीडरशिप करने का जो था नेतृत्व क्षमता, भारत में पूरा जुगाड़ से चलता है काम। नेतृत्व क्षमता जो है वो पुर्तगाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपेक्षा कम था, है ना। और अगर किसी भी चीज़ को अगर सक्सेस करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए, लीडरशिप में है से लीडरशिप जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हम किसी चाहे वो कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सारे लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे बड़ा खासियत था कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही मजबूत था। जितना पूरी तरह से डिसीजन जो लिया जाता था वो ऐसे डिसीजन जो लिया जाता था पूरी सोच समझ के साथ लिया जाता था। और यही कारण था कि बाद में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक शक्ति के तौर पे ऐसे उभर के आया। अब ये जो है बहुत सारा युद्ध हुआ दोनों के बीच में। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ किस प्रकार का युद्ध लड़ा, कौन कौन सा युद्ध लड़ा। और उसके बाद ये जो हम लोग पढ़े कि जो पुर्तगालियों का जो है वास्तविक निहितार्थ कहने का मतलब इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे अपना धर्म को प्रचार करना। धर्म किस प्रकार का, ईसाई धर्म की प्रचार करना। और अब जब लास्ट टॉपिक है पुर्तगालियों का पतन, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि किस आखिर इतने शक्तिशाली होने के बावजूद इनका पतन। पहला है से यहाँ पे नेतृत्व का कमी, पहला क्या है, नेतृत्व का कमी। दूसरा यहाँ पे इनका जो है संसाधन, जैसे धीरे धीरे जब यहाँ पे आए, व्यापार करने जब आए तो क्या हुआ कि इनका जो स्थानीय शासक थे, जैसे अभी हम बोले कि कालीकट में एक शासक थे, उनका नाम था जामोरिन। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी राजा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ पे संसाधन लगेगा कि नहीं, रिसोर्स खत्म होगा कि नहीं। और इसी अपना व्यापार को फैलाने के संदर्भ में इनको यहाँ के भारत के स्थानीय शासकों के साथ लड़ाई करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा।
इसके एवज में पुर्तगालियों को संसाधन अपना खर्च करना पड़ा। तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ का जो पुर्तगाल का जो राजा हुआ करता था, जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया था मैनुअल प्रथम, इनका केवल उद्देश्य था कि भारत में हम जितना से जितना मुनाफा कमा सके, फायदा कमा सके। अब ये क्या हुआ कि जब इन लोग सोचा नहीं था कि भारत में हमें इतना युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब जब युद्ध लड़ा तो इनका ऐसे संसाधन खत्म होने लगा। बाद में ऐसे ये यहाँ तक नौबत ये आ गई कि जो मैनुअल प्रथम है, मैनुअल प्रथम को देना पड़ा इन लोग को युद्ध लड़ने के लिए। इन लोगों ने फिर सोचा कि मेरा उद्देश्य तो एक व्यापारिक कंपनी था, मेरा उद्देश्य है से यहाँ पे मुनाफा कमाना था, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो है से यहाँ पे अपना संसाधन की बर्बादी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना समय तक सहायता करेगा, एक समय आएगा जब वो क्या करेगा, वो सपोर्ट करना बंद कर देगा। हुआ यही स्थिति पुर्तगालियों के साथ। जब संसाधन की कमी हो गई तो मैनुअल प्रथम एक बार तो साथ दिए, लेकिन अब वहाँ पे जब इनका जो है से रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगा तो इन्होंने क्या किया कि इनको साथ देना कम कर दिया। कोई भी संगठन बिना राजस्व का, बिना इनकम को कब तक चला सकते हैं, बहुत कम समय तक। और अंततः क्या हुआ कि पुर्तगालियों का जो है भारत में धीरे धीरे पतन हो गया। तो इस प्रकार से जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली से संबंधित हमें 3-4 चीज़ पॉइंट याद रखना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वास्को डी गामा से केंद्रित रहा, कब आया, वो आया, कहाँ पे आया। और एक चीज़ की हमने जिक्र किया कि जब पुर्तगाली, जो यहाँ पे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत में आया और यहाँ पे है से अपना जो खेप लेके गया, जो व्यापार, जो यहाँ पे मसाला था, यहाँ का जो सूती कपड़ा था, उसका जो दाम था वास्तविक दाम से वो 60 गुना दाम में बेचा। ये क्वेश्चन पूछा है और मे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से है से पहला वास्को डी गामा, इसका प्रथम जो वायसराय है, वायसराय को हम लोग गवर्नर के तौर पे जानते हैं, वो कौन थे, अल्मेड़ा थे। और वास्तव में भारत में जो पुर्तगाल का न्यू बनाने में जो काम किए थे, उनका किनका सबसे बड़ा योगदान था, अल्फांसो द अल्बुकर्क का। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ कि फितोरिया क्या होता है, फितोरिया एक व्यापारिक अड्डा होता है। और कॉटेज व्यवस्था है, कॉटेज व्यवस्था क्या होता है, भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को पुर्तगालियों के द्वारा एक लाइसेंस लिया जाता था, उसी को हम लोग कॉटेज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से है से भारत में आए, इनका किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियां रहा, किस प्रकार से इनका पतन हुआ। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें।